हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है वो ज्योग्राफी का थ्योरी सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एडिटोरियस जो बुक आपका आता है उससे हम लोग करने वाले हैं। और यह जो है आपका एडिटोरिया का क्लास नोट्स है, जो कि सामान्य भूगोल हम लोग जो है शुरू करेंगे। और इसमें हम लोग जो है वो आज कोशिश करेंगे कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी की गति से संबंधित जो है वो 2 पॉइंट को आज हम लोग जो है वो कवर कर ले। धीरे-धीरे मैं जो है वो पूरा का पूरा कवर करवा लूँगा। और आज जो है वो हम लोग का पहला जो लेसन रहेगा वो सामान्य भूगोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप जो है वो बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। और आप किसी भी एग्जाम के लिए इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर मंडल के बारे में जो है वो पढ़ा जाएगा। तो अवधारणाएं क्या है, कंसेप्शन क्या कहता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे टॉलमी की जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य और अन्य जो ग्रह है इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन दूसरा जो शख्स आते हैं वो है आपके कोपरनिकस। कोपरनिकस ने टॉलमी की अवधारणा का खंडन किया और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। फलतः कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक जो है वो कहा जाता है। 16वीं शताब्दी के आसपास केपलर ने ग्रहीय गति के नियम की जो है वो खोज किया था तथा इसने सूर्य के ग्रहीय कक्ष का केंद्र जो है वो माना था कि केंद्र में जो है वो सूर्य है। हर्शेल ने वर्ष 1805 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक जो है वो अंश मात्र है। वर्ष 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर जो है वो सिद्ध किया था। तो यहाँ पर जो है वो कुछ आपका अवधारणा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। जैसे टॉलमी का जियोसेंट्रिक अवधारणा है, कोपरनिकस ने जो है वो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दिया, केपलर ने जो है वो ग्रहों के गति का नियम दिया, हर्शले ने जो है वो बतलाया कि सूर्य और अन्य ग्रह जो है वो आकाशगंगा का एक अंश मात्र है, और एडविन हब्बल ने बतलाया कि अभी जो है वो ग्रह का जो है वो विस्तार हो रहा है। अभी फिलहाल एडीओ का एग्जाम हुआ है, उसमें एडविन हब्बल के बारे में जो है वो पूछा था, तो आप इसको याद रखिएगा। आकाशगंगा और निहारिका क्या होते हैं? गैलेक्सी और नेबुला। आकाशगंगा का निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है। इसे निहारिका जो है वो कहा जाता है। इस बढ़ती हुई निहारिकाओं में गैस के झुंड विकसित हुए। झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूल कण एवं गैसों के तंत्र को ही आकाशगंगा की संज्ञा दी जाती है। आकाशगंगा से विभिन्न प्रकार के विकिरण निकलते रहते हैं। इनमें अवरक्त किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंग और एक्स किरणें, दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी किरणें जो है वो आपका शामिल है। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं, और यह सर्पिलाकार आकार का है एवं कई आकाशगंगाओं के बृहद समूह का एक सदस्य है, जिसे स्थानीय समूह जो है वो कहते हैं। तारे का जन्म और विकास कैसे हुआ? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारे के जीवन चक्र की जो है वो अवस्थाएं निम्न है। कौन कौन सा? कि ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों एवं धूल के कणों, बादलों और गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है एवं हाइड्रोजन हीलियम में बदलने के कारण नवीन तारों का निर्माण होता है। इन्हीं बादलों को स्टेलर नर्सरी जो है वो कहा जाता है। आकाशगंगा में हाइड्रोजन का बादल बड़ा होता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड सिकुड़ने लगता है, जो तारे के जन्म का प्रारंभिक स्वरूप होता है। यह आदि तारा यानी कि प्रोटो स्टार जो है वो कहा जाता है। आदि तारा के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणुओं के टकरों की संख्या बढ़ने
से हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में आदि तारा जो है वो पूर्ण तारा बन जाता है। जब हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलने लगता है तो प्रोटोस्टार जो है वो पूर्ण तारा में बदल जाता है। तारा प्रकाशवान एवं प्रकाश उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड होता है जो अपने द्रव्यमान के अनुरूप छोटा या बड़ा हो सकता है, यानी कि तारा छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तारे के केंद्र में चलने वाली निरंतर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ समय पश्चात उसके क्रोड में हीलियम की प्रधानता हो जाती है तथा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया रुक जाती है। इससे क्रोड में दबाव कम हो जाता है तथा तारा जो है वो सिकुड़ने लगता है। पुनः तारा तारे की बाह्य कवच के हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने से ऊर्जा विकिरण की तीव्रता घट जाती है एवं इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है और इसी अवस्था के तारे को लाल दानव तारा यानी कि रेड जाइंट स्टार कहा जाता है। इस प्रक्रिया में अंततः हीलियम कार्बन में वह कार्बन पार्ट पदार्थ या जैसे लोहा में परिवर्तित हो जाता है। यदि तारे यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर यानी कि चंद्रशेखर सीमा है तो वह लाल दानव से श्वेत वामन यानी कि व्हाइट ड्वार्फ और अंततः काला वामन यानी कि ब्लैक ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक है तो तारे की मध्यवर्ती परत गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र में ध्वस्त हो जाती है। इससे निकली ऊर्जा तारे के ऊपरी परत को नष्ट कर देती है और भयानक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट जो है वो कहा जाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद वह तारा न्यूट्रॉन तारा तथा इसके पश्चात ब्लैक होल में जो है वो बदल जाता है। चंद्रशेखर सीमा क्या कहा जाता है? एस चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी खगोलीय भौतिकविद थे जिन्होंने श्वेत वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो एस चंद्रशेखर ने जो है वो किस तारे का बारे में बतलाया था? तो श्वेत व्हाइट ड्वार्फ तारे के बारे में बतलाया था। इनके अनुसार 1.44 द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.A. फाउलर के साथ वर्ष 1983 में नोबेल पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो देखा तारे का उत्पत्ति कैसे होता है, ड्वार्फ तारा क्या होता है, ब्लैक जो है वो स्टार क्या होता है उसके बारे में देखा, चंद्रशेखर सीमा के बारे में देखा। अगला हम लोग जो है वो न्यूट्रॉन तारे के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन तारा होता क्या है। सुपरनोवा विस्फोट से बचे हुए केंद्रीय भाग जो कि अत्यधिक घनत्व वाला होता है से न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। अधिक गति से चक्कर लगाने वाले न्यूट्रॉनों से बने तारों को जो है न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। न्यूट्रॉन तारे के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। यह तीव्र रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है। न्यूट्रॉन तारों को पल्सर भी कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन तारा का नाम क्या है? पल्सर तारा भी। अगला है ब्लैक होल किसको कहते हैं? कृष्ण विवर अंतरिक्ष में स्थित ऐसा स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि प्रकाश का वेग या किसी भी वस्तु का वहां से पलायन नहीं हो सकता है। इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है। कृष्ण विवर की पुष्टि प्रकाश के अपने पथ के विचलन के द्वारा की जाती है। यानी कि प्रकाश अगर सीधे जा रहा है, अगर वहां पर ब्लैक होल है तो वो अपने जो है वो प्रकाश अपने रास्ता से विचलित हो जाएगा। कृष्ण विवर का निर्माण तब होता है जब न्यूट्रॉन तारा में द्रव्यमान एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो ब्लैक होल जो है वो तारा का वह अवस्था है जब वह मृत तारा घोषित कर दिया जाता है तो ब्लैक होल जो है वो बनता है। ब्लैक होल आकार में बड़ा या छोटा हो सकता है। छोटे ब्लैक होल एक परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं लेकिन उनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। यानी कि साइज में तो छोटा होगा लेकिन द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होगा। जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से अधिक होता है वे विघटित होकर अंततः कृष्ण विवर में परिणत हो जाते हैं। यानी कि जिस तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना अधिक होता है तो वह जाकर के लास्टतः ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगला देखते हैं कि नक्षत्र किसे कहते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र यानी कि कॉन्स्टिलेशन या फिर एस्टेरिज्म कहा जाता है। इनकी संख्या 27 मानी गई है। भारतीय मनीषियों ने यह
ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। कुछ प्रमुख नक्षत्र है जैसे हस्त है, विशाखा है, श्रवण है, धनिष्ठा है, मेघा है, आद्रा है, अनुराधा है, रोहिणी इत्यादि है। नक्षत्र दिवस किसी नियत नक्षत्र के मध्य रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की समय को नक्षत्र दिवस कहते हैं और यह 23 घंटा 56 मिनट का होता है। पोलर स्टार क्या कहते हैं? ध्रुव तारा, जिसको पोल स्टार। उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही ध्रुव तारा कहा जाता है। यह आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और यह लिटिल बियर तारा समूह का एक सदस्य है। अगला है उल्काशय व उल्का पिंड या फिर मेटेरॉइड्स किसे कहते हैं? ये अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय पिंड है। धूल व गैस से निर्मित ये पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं तथा वायुमंडलीय घर्षण से जलने के कारण चमकने लगते हैं। इन्हें टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। प्रायः ये पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें मेटेरॉइड्स कहते हैं। परंतु कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और चट्टान के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिन्हें उल्का पिंड यानी कि मेटेरॉइड्स कहा जाता है। जब वह जल जाता है उसको मेट्रोस कहते हैं और जब पृथ्वी पर गिर जाता है उसको मेटेरॉइड कहा जाता है। कॉमेट किसको कहते हैं? जिसको पछुआ तारा के नाम से जाना जाता है या फिर धूमकेतु। ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैस के पिंड है जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित या असकेंद्रित यानी कि इसेंट्रिक कक्षा में घूमते हैं। अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इनमें गैसों की फुहारें निकलती है जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान जो है होती है। कभी कभी ये पूंछ लाखों किलोमीटर लंबी होती है। समान अवस्था में पूछल तारा यानी कि कॉमेट्स बिना पूंछ का होता है। पूछल तारे के शीर्ष को कोमा कहा जाता है यानी कि आगे वाले भाग को कोमा कहते हैं। लंबी अवधि का धूमकेतु 70 से 90 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। हेली पछुआ तारा भी इन्हीं में से एक है। जो हेली धूमकेतु है वो इन्हीं में से एक है जो कि यह 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था और अगला 2062 में दिखाई देगा। खगोल शास्त्रियों के अनुसार सौर मंडल में लगभग 1 लाख धूमकेतु विचरण कर रहे हैं। अगला हम लोग मेट्रोइड्स और मेट्रोइड्स के बारे में दिया है कि कॉमेट्स आइस बॉडी डेट रियलाइज गैस एज इट्स एन ऑर्बिट द सन जो है वो कहा जाता है। कॉमेट्स हो गया। फिर उसके बाद मेट्रोइड जो कि आपका स्पार्कलिंग लाइट करता है। तो ये सारा जो है उसका फिगर दिया हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रचलित सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला सिद्धांत जो है वो बिग बैंग सिद्धांत है। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको चैनल का कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो इसके लिए आप एक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर किया कीजिए। तो पहला सिद्धांत कह रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलशास्त्र एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा किया गया था। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक जो है वो सघन यानी कि हाईली डेंस एवं अत्यंत उच्च तापमान हाई टेम्परेचर वाले एकल पिंड अथवा बूंद के समान रूप में था, जिसे जो है वो सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग हुआ जिससे इसमें निहित पदार्थों का बिखराव प्रारंभ जो है वो हो गया और कालांतर में इन्हीं पदार्थों के समूहन से ब्रह्मांडीय पिंडों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। इनमें पुनः विस्फोट से निकले पदार्थों के समूहन से बने असंख्य तारे कहलाए यानी कि जो पिंड कहलाए वो तारे कहलाए। इसी प्रक्रिया से कालांतर में ग्रहों व उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। सौर मंडल सूर्य और
उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 219 उपग्रह, धूमकेतु, उल्का और क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। इसका निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष जो है वो पूर्व हुआ था। सोलर सिस्टम में जो है वो आपके 8 प्लैनेट है। सन एक स्टार है, इसके चारों तरफ जो पिंड चक्कर लगाता है उसको प्लैनेट कहते हैं। जैसे मरकरी सबसे नज़दीक, फिर वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून होता है। पहले प्लूटो के भी था लेकिन उसको हटा दिया गया। मार्स और जुपिटर के बीच में क्षुद्र ग्रह का जो है वो एक बेल्ट पाया जाता है। देखिए सन, सन जो है इज द हियरेस्ट, सन इज द हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड इट। सन जो है वो आपका हार्ट है सोलर सिस्टम का, और इसके चारों ओर क्या करते हैं, सभी के सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। मरकरी, इट इज द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, इट इज द क्लोजेस्ट टू द सन। यह जो है पहला और सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और यह सबसे नज़दीक है सन के। वेनस, यह जो है सेकेंड प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और अनलाइक अदर प्लैनेट वेनस रोटेट्स क्लॉकवाइज इन और इट्स ऑर्बिट। सभी प्लैनेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है डायरेक्शन में घूमते हैं, लेकिन वेनस जो होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। अर्थ, यह जो है तीसरा प्लैनेट है अर्थ सोलर सिस्टम से का, और यह जो है प्लैनेट जिस पर हम लोग रहते हैं यह हमारा घर है, जिसको अर्थ कहते हैं। इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इस पे 71% पानी और 29% जो है वो लैंड है। मार्स, यह जो है सेकेंड स्मॉलेस्ट और फोर्थ प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। सबसे छोटा कहेगा तो मरकरी, फिर उसके बाद सबसे छोटा आ जाता है मार्स, और ये चौथा है सन के हिसाब से दूरी पर। और मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, भोर का तारा, सांझ का तारा जो है वो कहा जाता है। अगला है जुपिटर। तो जुपिटर जो है वो पॉपुलरली इसको जायंट प्लैनेट कहते हैं, और यह पांचवा है और लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, एरिया के हिसाब से कह सकते हैं। सैटर्न, यह जो है सेकेंड लार्जेस्ट है और सिक्स्थ प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और इट हैज़, इसमें जो है ब्यूटीफुल रिंग जो है वो छल्ला होता है, जो कि लगभग 7 छल्ले होते हैं। यूरेनस जो है वो सेवेंथ प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और यह फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेटरी है मास के हिसाब से। नेपच्यून जो है वो सबसे दूर है सोलर सिस्टम से, सन से, और यह डेंजेस्ट जायंट जो है वो कहा जाता है, और यह प्लैनेट सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी सदस्य है। तो आशा करूंगा कि आप जो है वो प्लैनेट के बारे में जान गए होंगे। इसमें जो आपका शुरू का 4 होता है इसको इनर प्लैनेट कहते हैं और गैसियस रॉक प्लैनेट कहा जाता है, और लास्ट के 4 को आउटर प्लैनेट और गैसियस प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर दिया भी है कि आंतरिक ग्रह जो है वो शुरू के 4 को कहा जाता है, और जोबियन या फिर बाह्य ग्रह जो है लास्ट के 4 को कहा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा। यहाँ पर भी दिया है कि आंतरिक ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इन ग्रहों का निर्माण सूर्य के नज़दीक हुआ, यह अत्यधिक तापमान वाले होते हैं। सूर्य से नज़दीक होने के कारण सौर वायु के प्रभाव से पार्थिव ग्रह में धूल कण और गैस जो है वो उड़ा ले गई है, और इसके गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है वो बहुत ही कम है, और इसमें लोहा निकल की अधिकता मात्रा होती है आंतरिक ग्रह में। जोबियन और बाह्य ग्रह में इन ग्रहों का निर्माण सूर्य से दूर हुआ है। यहाँ का तापमान कम होता है। सूर्य से अधिक दूरी पर सौर वायु शक्ति कम प्रभावशाली होता है, अतः इन ग्रहों में धूल कण एवं गैस की अधिकता होती है, और इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो काफ़ी होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनर प्लैनेट की गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा होता है कि आउटर का, तो आउटर का गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा होता है, आप ये याद रखिएगा। अगला है सूर्य के बारे में जो है वो दिया हुआ है कि सूर्य जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है, और यह एक प्रकार का तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणु में बदलने से होता है। सौर परिवार के द्रव्यमान 99.8% सूर्य में ही निहित होता है, और इसकी अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अन्य ग्रह इसके चारों ओर जो है वो चक्कर लगाते हैं। कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतने अधिक वेग से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ज्वाला यानी कि सोलर फ्लैरेस कहते हैं। यानी कि सोलर फ्लैरेस क्या होता है कि कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतना अधिक वेग से आता है कि सूर्य के आकर्षण शक्ति को भी पार कर जाता है, तो उसी को सौर ज्वाला कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कण से टकरा करके रंगीन प्रकाश यानी कि ऑरोरा लाइट उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर देखा जा सकता है।
तो ऑरोरा लाइट कहाँ पर देखा जा सकता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर, याद रखिएगा। उत्तरी ध्रुव पर इसे ऑरोरो बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर इसे ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस जो है वो कहा जाता है। सौर ज्वाला जहाँ से निकलता है वहाँ काले धब्बे से जो है वो दिखाई पड़ते हैं। इन्हें ही सौर कलंक यानी कि सन स्पॉट्स कहते हैं। यह सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग है जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर कलंक से के सर्वाधिक काले केंद्रीय भाग को अंबरा कहते हैं। हल्के काले भाग को जो है वो पेनबरा जो है वो कहा जाता है। अगला है प्लैनेट। तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड ग्रह जो है वो कहा जाता है। यह सूर्य से निकलते हुए पिंड तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, ना ही लाइट होता है, ना ही हीट होता है। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और ऊष्मा भी प्राप्त करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आज इतना ही करेंगे क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग जो है वो ग्रह को फिर से जो है वो आपका पढ़ेंगे और ग्रह का जो जितने भी 8 ग्रह है उसका क्या विशेषता है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।